राज्यसभा लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा राज्यसभा। क्या लिखेंगे? राज्यसभा। ये है आपका राज्यसभा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, पहले इसे स्टेट काउंसिल कहा जाता था या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। जब इसकी जो है गठन हुआ था तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, लेकिन 1954 में, कब? 1954 में इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? राज्यसभा। तो आप हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में क्या लिखेंगे? राज्यसभा लिखेंगे। ऐसे ही लोकसभा को भी, ठीक है ना। अब लोकसभा को भी 1954 में क्या नाम कर दिया गया? लोकसभा। तो अब लोकसभा हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे, आप लोकसभा ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अब इसे स्टेट ऑफ काउंसिल नहीं लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे? राज्यसभा। अब ध्यान रखें, अगर राज्यसभा का उपबंध ध्यान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद इसमें है 80 में है, ठीक है ना। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन, सबसे पहले, ठीक है ना। इसका जो कार्यकाल अगर देखें तो अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती, ठीक। इसके बारे में और क्या जानना है? इसके सदस्य का कार्यकाल, इसके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन होता है। क्या होता है? नए सदस्यों का चयन होता है। कोई भी सदस्य दोबारा चुना जा सकता है। कोई भी कोई सदस्य दोबारा चुना जा सकता है, ठीक है ना। क्या कहें? कोई भी सदस्य दोबारा चुना जा सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में क्या क्या आरोप बंद है जो है राज्यसभा के बारे में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। भारत का भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है ना। इसी के ही सदस्यों में से एक उपसभापति की नियुक्ति की जाती है ना। राज्यसभा के सदस्यों में से सदस्यों में से एक उपसभापति उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। जो राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में, जो राज्यसभा इसके राज्यसभा
के सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। उसके कार्यों का क्या करता है? निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है ना? इसको भी ध्यान रखिएगा। उप राष्ट्रपति को वेतन राज्य सभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। इसके राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है क्या? ठीक है ना? उपराष्ट्रपति को वेतन, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का उपबंध नहीं है ना? उप राष्ट्रपति के वेतन का उपबंध नहीं है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का उपबंध नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब राज्यसभा के सभापति के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब बात आती है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए, है ना, समय कितना होना चाहिए? ठीक है ना? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कितना? 30 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कितनी वर्ष होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। और ध्यान रखिएगा, चीजें और भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है ना? लिख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत करता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। अच्छा, 12 सदस्य कौन से होंगे? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो कौन से होंगे? कला, कहाँ से होंगे? कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, साहित्य, या क्या हो सकते हैं? समाज से। एक 4 क्षेत्र है, इससे जुड़े होते हैं। ठीक है ना? इस क्षेत्र से क्या? खेल नहीं है, खेल को भी कला के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना? हाँ, तो बताया तो है ना कि वो एक कला के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है ना? खेल नहीं इसमें शामिल था। ठीक है ना? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है ना? ये सभी क्या होते हैं? राज्यसभा के एक सदस्य होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखा जाए, चलिए अगर हम देखें तो अब बात आती है कि जो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो लिख लीजिएगा, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या
कितनी है? 250। संविधान के किस अनुसूची में है? राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। ये 250 से निर्धारित है, इतनी हो सकती है ना। अच्छा, इस सीटों के उपबंध किसमें है? अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची में इसमें है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ध्यान रखिएगा, इस 250 में क्या है? 12 सदस्य मनोनीत वाले भी हैं, ठीक है ना। 12 सदस्य कैसे हैं? मनोनीत वाले भी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि राज्यसभा की सीटों की संख्या से क्वेश्चन आता है, और जैसे क्वेश्चन आता है वैसे भी लोगों से गलतियां भी होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? गलतियां ये करते हैं लोग कि पूछा कुछ जाता है और उसका आंसर कुछ और भी देकर के आते हैं, और उनको लगता है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर 100% सही है, जबकि उसमें थोड़ा सा माइनर सा उसमें डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से उनके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो उस बारीकी को समझिएगा। आज के बाद यहाँ से क्वेश्चन अगर आए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से क्वेश्चन आए, तो गलत मत कीजिएगा, क्योंकि 4-5 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को देख करके, ठीक है ना। ध्यान रखें, तो अभी हमने आपको बताया कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले राज्य सभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। कहेंगे सर 250 क्या इससे कम या अधिक नहीं हो सकती है? हो सकती है। ध्यान रखिएगा, हर 10 साल पे हमारे देश में जनगणना होती है, और उस जनगणना के बाद एक जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। उस परिसीमन आयोग की संस्तुति पर जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, या विधानसभा की सीटों की संख्या को जो है बढ़ाया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उस अनुपात में इनको भी मैनेज करके बढ़ाया जाता था। लेकिन हुआ क्या, जब 1971 की जनगणना हुई थी, कौन सी? ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा देख लें। 1971 की जनगणना, कौन सी? 1971 की जनगणना, ध्यान रखें कब हुई थी? 1971 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 1971 की जनगणना जो थी वह देश में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि वाला जनगणना थी, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि थी। अगर कभी आए सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि किस जनगणना में प्राप्त की गई? तो ध्यान रखिएगा, ए कौन सी है? 1971। 1971 की जनगणना, ठीक है ना। ये 1971 की जनगणना हमारे देश की स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना रही होगी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, फिर 61 में, फिर 71 में, मतलब तीसरी जो जनगणना हुई, ठीक है ना, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि थी। और ध्यान रखना कितनी थी? 24.8%। 24.8% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लगभग 25%। 25% का मतलब एक चौथाई। मतलब पिछले 10 सालों में कितना? पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, एक चौथाई बढ़ गई। कितनी? एक चौथाई। आप समझ सकते हैं, एक चौथाई का मतलब पाकिस्तान जैसे एक देश, एक देश बन जाएंगे। मतलब इस जो है रेशियो से अगर जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमारे देश में मतलब जो विकास के लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो 25% को ही, इनके बारे में तो कुछ व्यवस्था है नहीं, ये बढ़ गए, फिर ये सब व्यवस्था को
धराशायी कर देंगे। तो जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही जरूरी थी हमारे देश में। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्रयास किया है ना कि जनसंख्या वृद्धि कम कैसे हो, इसके लिए गरीबी को जिम्मेदार थोड़ा माना गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया अपने कार्यकाल में, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया, एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य किया, और साथ में छोटा परिवार सुखी परिवार खूब नारे लगते थे। बहरहाल तो इतनी जनसंख्या की वृद्धि थी। ध्यान रखें इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई कि जो लोकसभा, इसकी लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा और जो विधानसभा की सीटें हैं उसे कब? अगले 25 साल तक, अगले 25 साल तक का मतलब 2000 तक। कब तक? 2000 तक स्थिर रखी जाएंगी। क्या होगी? स्थिर। इसका मतलब ये होगा कि जो है इनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की और विधानसभा की सीटों की बढ़ाया नहीं जाएगा। कारण क्या था? कारण यह था कि कोई भी जो नेता होते थे वो जनसंख्या को कम करने के बजाय बढ़ावा देने की प्रयास ज्यादा करते थे, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि जो परिसीमन आयोग बनेगा तो यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं तो 3 सीटें हो जाएंगी, 1 सीटें हैं तो 2 सीटें हो जाएंगी। हो सकता है उनके 2 कैंडिडेट वहां पे पार्लियामेंट में चुन करके वहां पे पहुंचे तो उनको चुनाव लड़ने का एक अवसर मिलता और वे पार्लियामेंट में पहुंचते, लेकिन यह देश हित में था नहीं। ठीक है ना? इसलिए जो है संविधान के 42वें संशोधन में इसे 2000 तक स्थिर कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 2001 में जब ये 25 साल पूरा हो गया तो फिर 2001 में फिर संविधान का संशोधन कर दिया गया और इसको फिर बढ़ा दिया गया अगले 25 साल तक। इसका मतलब अब यह हो गया 2026 तक, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। अभी ध्यान रखें 2026 में अब ये कहा जा रहा है कि जनगणना हो, फिर परिसीमन आयोग का गठन किया जाए और फिर हमारे देश में संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना? एक अनुमान के अनुसार ध्यान रखिए कि अगर ऐसा होता है तो लगभग हमारे देश की जो लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है ना, वो 888 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 888। और अभी ये जो 250 है ये 348 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 348। और इसी को ही ध्यान में रख करके एक हमारी नई पार्लियामेंट का गठन जो बनाया गया है, क्योंकि जो पुरानी पार्लियामेंट है वहां पे इतना स्पेस नहीं था कि इतने सदस्यों को बनाया बैठा जा सके। तो वहां पे जो नई पार्लियामेंट बनाया गया है वहां पे इसको ध्यान में रखा गया है और कि इतनी सीटें वहां पे लगेंगी। तो अगर बढ़ता है, ठीक है ना, तो कितना जो है 888 लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी? 348। बहरहाल अभी तो पढ़ा नहीं है, अभी 2026 तक, अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं। 2026 बीत जाएगा, अगर सरकार हो सकता है फिर इसको एक्सटेंड कर सकती है, 2027 में इसको एक्सटेंड कर दे, या फिर जो है परिसीमन आयोग का गठन करके, ठीक है ना, कुछ इस पे कुछ इस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है ना? बहरहाल वो भविष्य के गर्त में है, वो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि लोक राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। ध्यान रखिएगा। अब इस 250 में कितना? 250 सीटों में, ठीक है ना, 2 तरीके की सीटें होती हैं। एक सीटें होती हैं मनोनीत। क्या होती है? मनोनीत। और दूसरा क्या होती है? निर्वाचित। दूसरा क्या होती है? निर्वाचित। मनोनीत क्या है? निर्वाचित क्या है? मनोनीत जो राष्ट्रपति क्या करता है, जो है कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है ना, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ध्यान रखिएगा 250 में से 12 तो ये हो गए मनोनीत वाले हो गए। ठीक है ना? और बच्चे कितने? 238। 238 सदस्य क्या होंगे? ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना? हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अगर आप क्या है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कुल निर्वाचित सदस्यों की कितनी सदस्यों की संख्या हो सकती है? 238। ध्यान रखिएगा कितनी हो सकती है? 250। और कितनी निर्वाचित हो सकती है? तो 229 है। कितनी है ना? वर्तमान में कितनी है? 245। ध्यान रखिएगा
ये तो 250 हो सकती है, संविधान में उपबंध है, लेकिन है कितना 245। ध्यान रखिएगा, इस 245 में भी मनोनीत होंगी कितनी 12 सीटें, और क्या होंगी निर्वाचित कितनी हो जाएंगी 233 सीटें। 233 सीटें क्या होंगी, ये निर्वाचित हो जाएंगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अधिकतम राज्यसभा की सीटों की संख्या हो सकती है, तो आंसर क्या होगा 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या हो सकती है 238। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, हो सकती नहीं है कितनी 245। राज्यसभा में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है 12। राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है 200, कितनी है 233। और ध्यान रखिएगा 233 में भी 2 सीटें होंगी, 2 तरीके, एक तो होगा राज्यों में, क्या होगा राज्यों में राज्यसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या, और एक क्या होगा केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। ध्यान रखिएगा हमारे देश में कितने राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्यों में ध्यान रखिएगा कितनी है, यहां पे देखेंगे 28 राज्यों में 233 में से 8 कम कर दीजिए, कितना कम कर दीजिए 8, तो कितना बच जाएगा 225, कितना 225। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे है कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 25, 225 और 8 233, ठीक है ना। अब ध्यान रखें जब हमारा देश, ठीक है ना, जब हमारा देश, ध्यान रखिएगा में हमारे देश में 29 राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तब इसकी सदस्यों की संख्या अलग थी। तो अगर तब वहां पे ध्यान रखें जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें, कितनी है 4 सीटें जम्मू कश्मीर में। पुरानी किताबों में आपको यह मिलेगा राज्यों में कुल सीटों की संख्या, तो वहां पे 225 के बजाय क्या मिलेगा 229, और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको केवल 4 मिलेगा। कहाँ मिलेगा 4। अब वो 4 कहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 तो आपके 3 सीटें तो दिल्ली में है राज्यसभा की, एक थी पुडुचेरी में, ये 4 सीटें थी। अब क्या हो गई, एक लद्दाख में है, और 3 क्या है जम्मू, 3 कश्मीर। ध्यान रखिएगा दिल्ली में कितनी है 3, ये 8 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। पहले 4 ही थी, दिल्ली और पुडुचेरी में था, जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। जो 4 सीटें थी वो कहाँ पे तब राज्यों में कंसीडर की जाती थी, ठीक है ना। तो वो 25 के बजाय वो 29 हुआ करते थे, और एक क्या होते थे 4 कम हो जाते थे। तो इस समझिएगा इस भ्रांतियों में मत पड़िएगा कि इसको हम किताब में इतना पढ़े थे तो उतना ही होगा, एक से एक किताबें में अभी वही पुराना ही चीजें हैं। तो अपडेट करके इसको पढ़िए, क्योंकि अपडेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत मत करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सीटों की संख्या को ही लेकर के पूछा जाता है। फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कुल सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है 250, ये आपका आंसर होगा। अगर एक आ जाए राज्यसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो सकती है निर्वाचित सीटों की, तो उसका आंसर क्या होगा 238। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 245। राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या कितनी है निर्वाचित सीटों की संख्या, तो 233। 4 क्वेश्चन हो गए, 250, 238, 245, 245। फिर क्वेश्चन आता है राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या, इसमें राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या,
तो राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या की जब बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे 225, क्या लगाएंगे 225। इस तरीके से 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे, राज्यसभा की सीटों की संख्या को पूछेगा और उसमें ऑप्शन भी ऐसे दिया होगा, और आपने अच्छे से नहीं क्लियर किया है तो आपका गलत होगा और आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन हमारा क्या है सही है, जबकि वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा की सीटों की संख्या को ही लेकर के, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो लिख लीजिएगा राज्यसभा की सीटों, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? कितनी है? 31 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, कितनी है? 19 है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, कितनी है? 18 है। हाँ, कितनी है? 18। फिर लिखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल 16-16। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितना है? 16 है। दिल्ली में लिख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश है 3। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को लिख लीजिएगा, बिहार तो लिखा ही है 16, ठीक है ना। फिर लिख लीजिएगा हरियाणा में 5, झारखंड में 6, मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा 11, राजस्थान लिख लीजिएगा, राजस्थान 10, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है कम राज्य की, मतलब कुछ अगर राज्यों की बात करें, जैसे आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ पे एक एक राज्यसभा की सीटों की संख्या है। कई राज्य ऐसे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे केवल राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? एक है। तो ध्यान रखें, बड़े बड़े राज्यों के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इसे करने में सक्षम होंगे, ठीक है ना। इसे मिलाने के लिए जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितना है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछ लेगा, फिर मध्य प्रदेश में कितना है, या फिर पूछ लेगा महाराष्ट्र में, ऐसे दे देगा और आपको एक दूसरे से क्रॉस करके मिलाने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करने। नहीं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पे सीटों की संख्या नहीं है, लेकिन जो है और बाकी सभी राज्यों में कुछ न कुछ सीटों की संख्या है। एक ही सही लेकिन है राज्यों में, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप लोगों ने देखा आज राज्यसभा के बारे में, ठीक है ना। हम लोग अभी लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना अभी, और इसके बाद फिर संसद की कार्यवाही के बारे में देखेंगे। तो चलिए, अभी आज की क्लास यहीं तक। अभी हम लोग फिर 15 मिनट के बाद